लास्ट क्लास में हमने शायद ये किया था, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हमने कंप्लीट किए थे। हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था हमने वही यूनिट क्लास 11th का एनसीईआरटी पे चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की थी और जो सेकंड लेक्चर उसका आया था उसमें हमने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कंप्लीट किए थे। तो आज हम वही यूनिट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके नीट और आईआईटी एग्जाम्स के लिए। इसमें एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस इस यूनिट से फिक्स होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लास्ट ईयर अगर नीट की बात कर लेंगे, उस एग्ज़ाम में भी 2 क्वेश्चंस इस यूनिट से आए थे। और आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की अगर बात कर लेंगे, इस यूनिट से भी 2 क्वेश्चंस आए थे। तो रिपीटेडली आप प्रीवियस ईयर 1989 से अगर आप बात कर लोगे कंटिन्यूसली अप टू 2019 तक कंटिन्यूसली 2-3 क्वेश्चंस तो आते जाते हैं इस यूनिट से। तो उसी यूनिट को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज की क्लास में। लेक्चर नंबर 3 है। थर्ड जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे तक। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैस लॉज, जो कि बेस है इस यूनिट के लिए। बट बिफोर मूविंग टू गैस लॉज हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे आपको ग्राफ के बारे में, क्योंकि वो ग्राफ आगे हम यूज़ करने वाले गैस लॉज में। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। वो ग्राफ्स जो हम इस यूनिट में यूज करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, वो ग्राफ्स हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे जिनका हमें इस यूनिट में यूज होने वाला है एंड तक। ये जो यूनिट है, आगे यूनिट इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, तो बहुत सारे ग्राफ्स मिलने हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आप हमेशा कोशिश कर लोगे, जब भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, आप हमेशा उसको, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन हो, आप हमेशा उसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने की, क्योंकि जितना अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, आपके लिए विजुअलाइज करना, एनालाइज करना इजी बनता है। प्रॉब्लम जो अगर कॉम्प्लेक्स है आपके पास, अगर कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, ग्राफ एनालिसिस से अगर आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ उसको बनाते हो तो आपका आंसर इजी बन सकता है। मतलब आपके ऑप्शन इजीली मार्क हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, ग्राफ क्या चीज़ें बोल रहा है हमें। तो एक नंबर फर्स्ट ग्राफ इक्वेशन है हमारे पास, ये y प्रपोर्शनल x, ये है हमारे सामने इक्वेशन y प्रपोर्शनल x। हम यूजुअली इस यूनिट में बात कर लेंगे इन ग्राफ्स की। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, इनकी बात कर लेंगे हम इस यूनिट में। केमिस्ट्री में ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन है y प्रपोर्शनल x। इसका क्या मतलब है, अगर हम इसका मतलब देखेंगे, इसका मतलब अगर x आपने बढ़ाया, अगर आपने x को डबल किया तो y भी डबल होता है। डायरेक्ट रिलेशन का यही मतलब होता है। अगर आप x को हाफ कर रहे हो तो y भी हाफ हो जाएगा। तो यही है डायरेक्टली रिलेशन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए कंडीशन क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके लिए कंडीशंस। यहां पे मैं इसकी कंडीशंस लिख रहा हूं। ग्राफ कब स्ट्रेट हो सकता है। नंबर फर्स्ट कंडीशन है जिनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो। मतलब यहाँ पे y और x, y एक फंक्शन है, दूसरी फंक्शन x, इनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो। ये स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, एक कंडीशन ये है जिन फंक्शंस के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो, अगर उनके बीच में, अगर उनको आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है एक फंक्शंस के बीच में, जिनके बीच में आप प्लॉट करने जा रहे हो ग्राफ, उनकी डायरेक्ट रिलेशन होनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन, एक कंडीशन ये है डायरेक्ट रिलेशन। नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है,
स्ट्रेट लाइन के लिए। दूसरी कंडीशन ये है उनका, ये एक फंक्शन, दूसरी फंक्शन ये है उनका पावर, मतलब यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे भी पावर मैंने अपने आप अज्यूम किया 1 ही है, उनका पावर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पावर को हम मैथमेटिक्स में और एक नाम है इंडेक्स बोलो, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट्स है, फंक्शन है y, सेकंड फंक्शन है x, इनका पावर सेम होना चाहिए या इनका इंडेक्स सेम होना चाहिए या इनका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। पावर्स मस्ट बी सेम, मस्ट लिखा मैंने, पावर्स मस्ट बी सेम। ये दो कंडीशंस है स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए, राइट। नंबर फर्स्ट कंडीशन, जिन फंक्शंस के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो उनकी डायरेक्ट रिलेशन होनी चाहिए, मतलब वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। एंड नंबर सेकंड, उनका जो उनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो, मतलब फंक्शंस x एंड y, उनका क्या होना चाहिए? पावर्स बोलो, इंडेक्स बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, वो दोनों फंक्शंस में सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे प्रेजेंट केस में y का पावर 1 और x का पावर 1, मतलब पावर भी सेम। दूसरी कंडीशन देखो, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट का मतलब अगर आप एक को बढ़ा रहे हो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, अगर आप एक को डिक्रीज कर रहे हो दूसरा भी डिक्रीज होना चाहिए। यही है मतलब डायरेक्ट रिलेशन का, यही मतलब है जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा आपको। एक तो डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा इंडेक्स या पावर भी सेम है। तो जाहिर सी बात अब ये है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में ला सकता हूँ। इक्वलिटी में अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने जा रहा हूँ, y इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी को मैंने इक्वलिटी में चेंज किया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, वो से सपोज मैंने m मान लिया, mx। फंक्शन ये है, ये और ये दो फंक्शंस ये है। अब ये आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब इसकी और इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। देखो मैं एक एक्सिस पे y ले रहा हूँ, से वर्टिकल एक्सिस पे मैंने y को लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने x को लिया। मतलब इस एक्सिस से x बढ़ रहा है और इस एक्सिस के अलॉन्ग y बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 है, x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू, जैसे अब यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब इस एक्सिस के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग y बढ़ रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग x की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे एक तो कंफर्म चीज है, वहां देखो वहां कंफर्म चीज है स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अब स्टार्ट कहाँ से हो सकती है वो, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ पे होगा। देखो अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, y इक्वल टू mx, प्लस था कुछ भी नहीं था। अब अगर कुछ है ही नहीं प्लस में, क्या मैं अपने आप ये ऐड कर सकता हूँ? ये मैं अपने आप ऐड कर सकता हूँ। फिर तो इक्वेशन तो अपने आप वही बन गई, y इक्वल टू mx, इसका कोई मतलब है ही नहीं। बट ये जब मैंने पुट किया, इसका मतलब जब कुछ ऐड में था भी नहीं, तो उसका मतलब एक तो स्ट्रेट लाइन, वो तो यहाँ से कंफर्म हुआ इन दो पॉइंट से, डायरेक्ट रिलेशन, पावर भी सेम, अब स्ट्रेट लाइन तो आ ही जाएगा। अब सेकंड, यहाँ पे ये जो था कुछ था ही नहीं, मैंने अपने आप एज्यूम किया 0 है वहाँ पे, तो 0 का मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा y और x के बीच में, वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से। कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहाँ से। यही है इसका मतलब, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो
ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, अगर आप x को बढ़ा रहे हो y भी बढ़ जाएगा, x को कम कर रहे हो y भी कम हो जाएगा। देखो से यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों x भी 0 और y भी 0। अब अगर मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ देखो यहाँ पे देखो ये है x की वैल्यू, अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है। देखो x, ये x बढ़ने से y भी बढ़ गई। अब थोड़ा और आगे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू ये रही। अब इसी पॉइंट पे देखो y की वैल्यू ये आ रही है, मतलब x बढ़ा y भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आ गया, ये अब इस पॉइंट पे देखो मैं x बढ़ रहा हूँ, x को इंक्रीज कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट पे देखो y की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐसे, ये तो साफ साफ आपको ग्राफ से नज़र आ रहा है, साफ साफ आपको ग्राफ को ये चीज़ें कन्फर्म हो रही है। x बढ़ाओ y भी बढ़ रहा है, और इंक्रीज़ कर लो y का वैल्यू और इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ कर लो y का वैल्यू और इंक्रीज़ हो रहा है। या वापस आप आओ, अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊँगा वापस यहाँ से ऐसे, देखो क्या हो रहा है, ये रहा y x का वैल्यू, उस पर y की वैल्यू ये यहाँ ये रही। अब और कम वैल्यू कर लो, y का वैल्यू डिक्रीज, और कम कर लो y का वैल्यू और कम हो रहा है। अब 0 पे आओ y भी 0 बन रहा है। तो ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि एड प्लस के बाद कुछ था भी नहीं, वो मैंने यहाँ से जूम किया, यहाँ पे 0 हो सकता है। इस 0 को ऐड करने से मेन इक्वेशन तो वही रही, y = mx। तो जब भी आपके डायरेक्ट रिलेशन हो और साथ में पावर्स अगर सेम है तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, अगर साथ में कुछ ऐड नहीं है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो y ऐसे प्रोपोर्शनल x, अगर आप यहाँ पे पावर 2 लगाओगे, यहाँ पर भी पावर 2 लगाओगे, इसका भी क्या ग्राफ आ सकता है, इसका भी ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों, साफ साफ देखो पावर भी सेम है और आपस में y और x की डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, पावर भी सेम, तो स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये तो पावर और पावर खत्म होगा, फिर से वही आ गया y प्रोपोर्शनल x, इसका भी यही ग्राफ आएगा। या इसे लिखो y प्रोपोर्शनल x, y³ प्रोपोर्शनल x³, फिर से वही ग्राफ, पावर भी सेम और डायरेक्ट रिलेशन, इसका भी यही ग्राफ हो सकता है। या अगर मैं ऐसे कर लूँ y प्रोपोर्शनल x², अब मैं ये कर रहा हूँ। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन तो है, x और y की डायरेक्ट रिलेशन है, बट अगर मैं पावर को देख रहा हूँ, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर तो सेम नहीं है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। मतलब इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ नहीं हो सकता है, पॉसिबल हो सकता नहीं है, क्योंकि ग्राफ पावर्स डिफरेंट अब आ रही है। तो ये था एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको आप नोट डाउन कर ले, या आप वीडियो को पॉज कर लो, 1-2 बार फिर से देख लो, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो ये कंडीशन में ऐसे ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाले हैं। अब सेकंड, एक था वो, अब सेकंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन, सेकंड दूसरी और एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन के लिए, ये y = mx
प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। देखो उससे पहले क्या आया था ये, इससे पहले y इक्वल टू एम एक्स। इस ग्राफ के लिए मैं और एक बात बोलने जा रहा हूं जो मैं पहले भूल चुका हूं, सॉरी। इसकी बात y यहां पे x, ग्राफ क्या आया था, ग्राफ आया था ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब देखो यहां ये जो m है, m की बात कर लेंगे, समझ लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। m अगर आपको समझ आ गया तो आगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं m से। m का क्या मतलब, m को बोलते हैं स्लोप, m को बोलते हैं स्लोप, स्लोप। m का क्या मतलब है, स्लोप। देखो ये स्लोप ऐसे ऊपर जा रहा हूं, ये है इसका स्लोप। तो इस ग्राफ के लिए जो स्लोप है, स्लोप वो किसके बराबर, m के बराबर। अब स्लोप के टाइप्स होते हैं। जो स्लोप होता है ना, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, इसके लिए कंडीशन आपको ये रखो याद। स्लोप पॉजिटिव कब हो सकता है, एक फंडा इसके लिए ये याद रखने का तरीका ये है, एक फंडा पॉजिटिव स्लोप के लिए। देखो ये लाइन मैंने प्लॉट की है, किसके बीच में, y और x के बीच में ये लाइन आ गई स्ट्रेट लाइन। इस लाइन ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ये एंगल, थीटा। जो प्लॉट लाइन हुई y और x के बीच में ये लाइन, उसने क्या एंगल बनाया, मतलब उसने एंगल बनाया x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ है पॉजिटिव, ये है 0, यहाँ क्या होगा, इस साइड होगा नेगेटिव। इसी तरह y का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव साइड में उसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, यही डिसाइड कर रहा है स्लोप पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। अगर एंगल थीटा, अगर थीटा होगा एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट होगा, एक्यूट का मतलब 0 से 89 तक, 90 से कम, लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। अगर थीटा एक्यूट होगा तो स्लोप जो होता है, तब स्लोप होता है पॉजिटिव, स्लोप होता है पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, ये देखो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है। अगर इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को, ये तो 90 है। अब यहाँ देखो ये तो 90 से कम है, तो थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। तो इस लाइन का ग्राफ क्या हो सकता है, पॉजिटिव। इस लाइन का स्लोप क्या हो सकता है, पॉजिटिव। मतलब जो m है यहाँ पे वो पॉजिटिव। मैथमेटिकली जो स्लोप होता है, मैथमेटिकली स्लोप होता है tan थीटा के बराबर स्लोप होता है। मैथमेटिकली स्लोप होता है बराबर tan थीटा के बराबर। थीटा यहाँ पे एक्यूट, तो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ दूसरा एक फंडा याद रख लो, ऐसे मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव। अगर वापस आओगे ऐसे, यहाँ से मैं गया ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव स्लोप। अगर मैं वहीं से स्टार्ट कर लूँगा ऐसे जर्नी नीचे की तरफ तो स्लोप नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप नेगेटिव होता है। तो दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये थी स्लोप पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है अगर थीटा एक एंगल बिटवीन द लाइन विच इज प्लॉटेड एंड एक्स एक्सिस, तो अगर वो ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज, तो स्लोप तब होता है नेगेटिव। ये याद रखो, स्लोप इन दो कंडीशंस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। अब आप बताएं, हमारे पास इक्वेशन ये थी y इक्वल टू mx प्लस 0। इसका ग्राफ हमारा ये मिला है। तो ग्राफ अगर ये है, आप मुझे बताइए जो स्लोप है इसका m वो पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल थीटा। और यहाँ देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो पॉजिटिव स्लोप।
तो इस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ये था फर्स्ट ग्राफ। उसके बाद सेकंड जो हमें इस यूनिट में बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए अदरवाइज आप ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ सकते हो। हम वही ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो हमारे काम आने वाले हैं आगे आगे, क्योंकि इस यूनिट से एक क्वेश्चन IIT JEE हो या नीट हो, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन, इस यूनिट से एक क्वेश्चन ग्राफ से फिक्स होता है। अब दूसरा हमारे पास इक्वेशन ये है y इक्वल mx प्लस सी, y इक्वल mx प्लस सी। अब देखो ये इसमें क्या क्या है, ये जो इसमें टर्म्स है इनका क्या क्या मतलब है। देखो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, दूसरी फंक्शन है x, दूसरी फंक्शन x, ये भी फंक्शन है। मतलब इनके बीच में आपको ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब बाकी जो है अभी मैंने आपको बोला था जो सेकंड फंक्शन होगी ना, सेकंड फंक्शन y एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, जो सेकंड फंक्शन उससे पहले जो होता है ना, उससे पहले ये m, इसको बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप के बराबर, ये स्लोप देता है, m स्लोप देता है। अब जो नई क्वांटिटी और आ गई, जो पहले इक्वेशन में नहीं था, तब था 0, अब यहां पे आ गया कुछ वैल्यू प्लस c, ये इसका मतलब है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का क्या मतलब है सुन लो। इंटरसेप्ट का मतलब जो लाइन आप प्लॉट करने जा रहे हो x और y के बीच में, उस लाइन ने y एक्सिस को कहां पे कट किया, उस लाइन ने जो आप इसका और इसका ग्राफ आप प्लॉट करने जा रहे हो, m का मतलब स्लोप। अब उस लाइन ने y को कहां पे कट किया, y एक्सिस को कहां पे कट किया, वही देता है उस ग्राफ का इंटरसेप्ट। जैसे पहले में आया था, पहले में ग्राफ ये आया था, ये आया था। अब देखो अभी आपने देखा था इसका स्लोप, स्लोप क्या था, पॉजिटिव, m स्लोप था पॉजिटिव। अब देखो इस लाइन ने जो आपको प्लॉट हुई y और x के बीच में, इसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, 0 पे, तो इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इसका 0 आएगा, इसका इंटरसेप्ट 0। अब यहाँ देखो पहले कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है प्लस c, मतलब डेफिनेटली अगर इसका ग्राफ देखो, पहले देखेंगे यहाँ क्या, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ y प्रपोर्शनल x, साफ साफ नजर आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन y डायरेक्टली प्रपोर्शनल x और m है कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी प्लस c का मतलब इसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जिनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो, अगर उसको स्ट्रेट लाइन बनना है तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन, जिनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो, साफ साफ है डायरेक्ट रिलेशन। दूसरी कंडीशन क्या बोली मैंने, दूसरी कंडीशन मैंने ये बोली थी आप लोगों को, जिनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने चाह रहे हो उनका पावर सेम होना चाहिए, या इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखो पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, तो दोनों कंडीशन डायरेक्ट रिलेशन भी है और पावर्स भी सेम है। तो यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे इसका पावर भी 1 है, तो दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। बट अब स्टार्ट कहाँ से होगा वो मसला है, यहाँ पे डिसाइड कर, स्टार्ट कहाँ से होगा वो ये डिसाइड कर लेता है कहाँ से स्टार्ट होगा। अब तो यहाँ पे 0 है ही नहीं, अगर यहाँ पे 0 होता तो सीधे ये ग्राफ आता, बट यहाँ पे अब 0 है ही नहीं, मतलब वो अदर देन ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ग्राफ कैसे आएगा। एक तो कंफर्म चीज़ है स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो इक्वेशन ये रही y इक्वल mx प्लस c, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ये इक्वेशन। देखो ग्राफ ये इस एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मैं y को ले रहा हूँ, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ से मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, ये
0 स्टार्ट ऑरिजिन, इस एक्सिस के अलॉन्ग x की वैल्यू बढ़ रही है, इस एक्सिस के अलॉन्ग y की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखो दोनों कंडीशन पावर 1, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, सेम पावर। दूसरी कंडीशन डायरेक्ट रिलेशन है, इस m को हटाओ, अगर मैंने m को हटा दिया तो इक्वलिटी कन्वर्ट होगी किसमें, प्रोपोर्शनलिटी में, तो तब तो डायरेक्ट रिलेशन है y प्रोपोर्शनल x, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट अब यहाँ पे मसला ये है प्लस सी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अगर वो वाला ग्राफ होता वो, तब तो यहाँ से स्टार्ट होता, बट अब ये क्वांटिटी साथ में आ गई। प्लस का मतलब, प्लस ये भी मैटर करता है, ये भी प्लस का मतलब वो y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन तो आएगी बट यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है, यहाँ से मतलब पॉजिटिव में, ऐसे ग्राफ ये आ सकता है, ये आएगा। क्या आपको लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ है स्ट्रेट लाइन। क्या ये इसने ओरिजिन से स्टार्ट किया? नहीं किया। तो ये है इसका इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये है इंटरसेप्ट के बराबर। वही मैंने बोला था आपको, जो लाइन प्लॉट हो रही है y और x के बीच में, उसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया? पॉजिटिव साइड में। तो ये है इंटरसेप्ट। और अगर इसका इंटरसेप्ट देखेंगे, इंटरसेप्ट है c। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या है, m जो है स्लोप। अब स्लोप देखो आप ही, अब यहाँ पे एंगल कहाँ से लाएंगे? सर आपका क्वेश्चन ये, सर आपका अब मसला ये है, इसने इस एक्सिस को कहाँ पे कट किया? वो तो मालूम है ही नहीं, क्योंकि मैंने थीटा आपको बोला था, थीटा वो लाइन जो आप प्लॉट करने जा रहे हो, उसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, तो वो तभी थीटा आता है। अब यहाँ पे वो मसला नहीं। देखो यहाँ पे आप एंगल ऐसे लाओ, जहाँ पे इसने y एक्सिस को कट किया वहाँ से एक लाइन ड्रा कर लो इसके पैरेलल, ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लो। अब यहाँ चेक कर लो एंगल, ये है थीटा। अब देखो अब साफ साफ नज़र आ रहा है, अगर मैं ये एंगल लेता, ये तो 90 था, अगर इस एंगल को लेंगे, क्या ये 90 से कम आ रहा है? आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ये एक्यूट एंगल है। तो इसका जो m है, जो स्लोप है, वो होता है बराबर tan थीटा। मैथमेटिकली tan थीटा के बराबर वो भी आपको पॉजिटिव ही है। तो इस इक्वेशन का एक तो इसका इंटरसेप्ट वो c के बराबर, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव क्यों है? देखो इसने इस लाइन ने y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट किया, पॉजिटिव। ये है y का, ये इधर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो इसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, इसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, दूसरा स्लोप भी इसका पॉजिटिव है। तो ये याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर वही पूछता है। एग्जाम में आपको एक इक्वेशन दी है, यहाँ इस यूनिट में आगे बहुत सारे इक्वेशंस हमें डिस्कस करनी है, बहुत सारे लॉज भी पढ़ने हैं। तो वहाँ पे आपको बोलेगा ये ग्राफ है, इसका क्या इंटरसेप्ट हो सकता है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या इसका स्लोप बताए, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखो ये इसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव इसका, और इस ग्राफ का स्लोप भी पॉजिटिव है। तो ये है दूसरा। अब इसमें हम और भी केसेस बना सकते हैं, या नोट डाउन कर लो। इसमें हम और भी केसेस बना सकते हैं इसी इक्वेशन में। अगर मैं आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिखूं, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, माइनस mx प्लस सी, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसका क्या मतलब है? देखो ये तो पॉजिटिव है, तो मतलब ये डिसाइड क्या करता है, इंटरसेप्ट। तो इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट तो कंफर्म है पॉजिटिव आएगी। दूसरा, अब यहाँ देखो जो दूसरी फंक्शन है उससे पहले क्या है, वो स्लोप। अब यहाँ देखो ये तो माइनस है, तो मतलब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव। तो इस इक्वेशन का ग्राफ, अब यहाँ देखो फंक्शन हमारे है y, क्या y का पावर 1 है, क्या x का पावर भी 1 है, क्या पावर सेम है, क्या अगर m को हटाओ,
यहाँ पे क्या आएगी, इक्वलिटी की जगह प्रोपोर्शनलिटी आएगी। प्रोपोर्शनलिटी तो क्या डायरेक्ट रिलेशन है y और x, तो डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात पावर भी सेम है, तो ग्राफ क्या आएगा, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। तो ऐसे क्या करेंगे, फिर से वही, इस एक्सिस के अलोंग में y ले रहा हूं, इस एक्सिस के अलोंग में x की वैल्यू ले रहा हूं। बताइए, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। दूसरे m का मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप, तो क्या ऐसे आएगा, मेरे ख्याल से ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे ग्राफ। वही मैंने बोला था शॉर्टकट में, वो याद फंडा बोला था मैंने आपको, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव स्लोप, अगर वापस वहीं से आपने जर्नी स्टार्ट की ऊपर से ऐसे, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप, अगर मैं वहीं से आ रहा हूँ नीचे की तरफ ऐसे तो नेगेटिव स्लोप। अब देखो यहाँ से मैं आ रहा हूँ नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप नेगेटिव होता है, अपवर्ड अगर मैं ऐसे कर लूँ अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप होता है। तो इसका ग्राफ क्या है, इसका स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में काट के तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब देखो एंगल, यहाँ से मैथमेटिकली आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लो ऐसे, यहाँ देखो ये एंगल, ये एंगल थीटा। अब देखो ये सीधा आपको लग रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल, ये एंगल देखो ऑब्ट्यूज है ना। ऑब्ट्यूज में क्या बोला था मैं, ऑब्ट्यूज में अगर थीटा होगा ऑब्ट्यूज तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो वही एंगल है। यहाँ अगर आप ऐसे, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 180 के बराबर, 180, ये यहाँ पे होता है 45, अगर ये होगा 180 में से 45 काट लो, ये आएगा शायद 135, तो tan 135, tan 45 किसके बराबर, 1 के बराबर। अब यहाँ पे tan 135 हो गया -1 के बराबर, -1, तो वही आ गया माइनस यहाँ पे। तो इसका स्लोप, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक ये है इंटरसेप्ट इसका c के बराबर, तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप इसका नेगेटिव, ये दो कंडीशंस। तो जब स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ। तो यह है इसका सेकंड केस। अब और एक केस भी पॉसिबल है, और एक केस भी पॉसिबल है, नोट डाउन कर लो, यहाँ वीडियो को पॉज कर लो। और एक केस भी पॉसिबल है, थर्ड केस इसी इक्वेशन का। थर्ड केस क्या हो सकता है, पहले मैंने लिया था पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, सेकंड केस में क्या लिया, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अब थर्ड केस में इसी इक्वेशन का थर्ड केस में ले रहा हूं ऐसे, y इक्वल, इक्वेशन वही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वही है, y इक्वल टू mx। अब मैं स्लो इंटरसेप्ट को नेगेटिव ले रहा हूं, इंटरसेप्ट को नेगेटिव। अब देखो ये इंटरसेप्ट, ये स्लोप, ये दो फंक्शंस, ये दो फंक्शंस, ये स्लोप, ये इंटरसेप्ट, साफ साफ आपको नजर आ रहा है। यहां पे क्या है, -c, तो इसका ग्राफ, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप क्या आएगा, स्लोप है पॉजिटिव। फिर से वही ग्राफ, इक्वेशन तो वही है, हटा दो, यहां पे आएगी इक्वल प्रोपोर्शनलिटी, फिर से वही y प्रोपोर्शनल x, डायरेक्ट रिलेशन। सेकंड, यहां पे इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1, पॉजिटिव पावर सेम है, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन बट विद पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। ग्राफ इस तरह का आएगा। ये ग्राफ ये आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे हम काम की चीज़ें हैं आगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज इस स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट नहीं है, ये मैथ्स का पार्ट है। इस तरह, हाँ बताइए,
ग्राफ क्या आ सकता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट। एक था पहले ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा क्या था, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा, अदर देन दिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब क्या होगा, नेगेटिव, मतलब स्टार्ट यहाँ से कुछ होगा नेगेटिव साइड में। अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट कर लूँ, एक्स्ट्रा प्लॉट, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यहाँ देखो ऐसे लिखूँ, क्या ये पॉजिटिव स्लोप आपको नजर आ रहा है? यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ जा, अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूँ ऐसे, कहाँ पे इसने कट किया, वाई एक्सिस को, ये है पॉजिटिव, नीचे की तरह नेगेटिव। अब देखो बताइए कहाँ पे इसने कट किया वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट किया, तो ये है इसका इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक इसका इंटरसेप्ट सी, राइट। तो ये वैल्यू बन गई, ये है थीटा, थीटा समझ आ रहा है? ये थीटा, थीटा क्या है, साफ साफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ देखो, अगर इस तरह का होता तो 90, यहाँ देखो ये है एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट, स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप इसका पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव। तो ये ग्राफ्स हमें इस यूनिट में काम आने वाले हैं। और भी एक लास्ट केस इसी का, अगर मैं अब ये कर लूं, लास्ट इसका, अगर मैं ये कर लूं y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, मतलब पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव स्लोप, m का मतलब स्लोप, c का मतलब इंटरसेप्ट, स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो ग्राफ क्या आएगा फिर? तो इक्वेशन तो वही है, y प्रोपोर्शनल x, स्ट्रेट लाइन, y की पावर 1 x की पावर 1, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन बट विद नेगेटिव स्लोप, यहां से x, यहां से y, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट, ऐसे नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट। देखो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया नेगेटिव स्लोप। अब यहाँ देखो, यहाँ इसने कट किया, ये जीरो है, ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव साइड वाई, ये है नेगेटिव, तो यहाँ से ये सी है माइनस सी। तो इस तरह का ग्राफ आ सकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये जो हमने y इक्वल टू, इसके हमने 4 केसेस बनाए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक में हमने पॉजिटिव स्लोप लिया था, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। दूसरा केस ये आया था y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तीसरा लिया था ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये लिया था तीसरा। और लास्ट क्या लिया था? लास्ट लिया था हमने y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। चारों इक्वेशंस में ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, कभी कभार पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट। बट ग्राफ क्या आता है चारों केसों में? ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन से पास स्टार्ट नहीं होता है। अब और एक ग्राफ है हमें, जो हमें इस यूनिट में काम आने वाला है, उसके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। और एक ग्राफ ये है नंबर 3। फर्स्ट था y इक्वल टू एम एक्स, दूसरी क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थर्ड है हमें जो इस यूनिट में काम आने वाला है इस तरह, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसका क्या मतलब है? अगर आप x को बढ़ाओगे y का वैल्यू कम होगा, अगर आप x को कम करोगे y का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये है मतलब इनवर्स रिलेशन का मतलब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू m इंटू 1/x, ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब इनवर्स रिलेशन होती है ना, तब हमारा ग्राफ आता है एक स्पेशल ग्राफ जिसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी काम की चीज़ है इस यूनिट में। हाइपरबोला देखो ग्राफ,
इस तरह मैं y ले रहा हूँ इस वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चन सर ये होना चाहिए, सर आपने यहाँ पे इनवर्स रिलेशन बताई, यहाँ पे आपने 1/x लिया, यहाँ पे आपने डायरेक्टली x बताया, तो ग्राफ देखो क्या क्या आ सकता है। फिर से ग्राफ इस तरह का आ सकता है, इसको बोलते हैं, सीधे बनाएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ देखो ग्राफ से कुछ देखो, अगर मैं यहाँ पे 1/x लेता फिर उसका क्या मतलब आता था, यहाँ पे मैंने x लिया, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू मैक्सिमम। अब इसी पॉइंट के अलॉन्ग y देखो कम, x ज़्यादा y कम। अब मैं x की वैल्यू कम कर रहा हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, x का वैल्यू मैंने ये लिया, चलो यहाँ पे आ रहा हूँ, x का वैल्यू देखो, y का वैल्यू ये रहा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ और कम कर रहा हूँ, y की वैल्यू ये आ गई, और कम कर रहा हूँ, और कम कर रहा हूँ, देखो y की वैल्यू बढ़ रही है। यही है मतलब इनवर्स रिलेशन, x ज़्यादा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग y की वैल्यू कम, x कम उस पॉइंट के उस वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई। x और कम किया मैंने, और डिक्रीज किया, y की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रहा है, और कम किया मैंने x की वैल्यू तो y का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रहा है। यही है मतलब इनवर्स रिलेशन। इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके बाद वहाँ पे यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं ऐसे लिखूं, इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल है, इस एक्सिस के अलॉन्ग y, इस एक्सिस के अगर अलॉन्ग में 1/x लूँ तब ग्राफ क्या आ सकता है। अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग y ले रहा हूँ, इस एक्सिस के अलॉन्ग 1/x ले रहा हूँ, तब ग्राफ क्या आ सकता है। कमान शाबाश, तब तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब मैंने फंक्शन को सीधे बनाया है 1/x, यहाँ पे y को फंक्शन बना लिया और 1/x को सीधे फंक्शन बना लिया, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर मैं x ले रहा हूँ, खाली x, अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब x की वैल्यू अगर बढ़ रही है, y का वैल्यू कम होना चाहिए। अगर x की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए, अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए, राइट। तो सीधे मैंने वही लिखा यहाँ पे x, तो साफ साफ नजर आए, x को बढ़ाओ y की वैल्यू कम आ रही है, x को कम कर लो y की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1/x लिया तो स्ट्रेट लाइन आया, तब तो फंक्शन को मैंने 1/x लिया और दूसरे फंक्शन को y लिया, तो ये आ गई y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, डायरेक्टली पर ये फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन ये है, यहाँ पे फंक्शन ये है, तो इनकी डायरेक्ट रिलेशन है, पावर भी सेम है, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम याद रखो, ये हमें इस यूनिट में आगे काम आने वाला है। तो ये थे कुछ जनरल ग्राफ्स जो हमें इस यूनिट में आगे तक काम आ सकते हैं एंड तक। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, क्योंकि यही जनरल ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ्स पॉसिबल है जो मैथ में आप पढ़ोगे, बट ये जो 2-3 ग्राफ्स मैंने यहाँ पे आपको बताए, जहाँ पे ये मैंने आपको 2-3 ग्राफ्स सिखा लिए, ये बहुत काम की चीज़ है इस यूनिट में। इससे थोड़ी बहुत और कुछ ग्राफ्स है वो यहाँ पे काम नहीं आने वाले, फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ हो सकते हैं, बट केमिस्ट्री में यही 3 ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा मेन टॉपिक। आज का टॉपिक ये थी कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम मूव ऑन कर लेंगे मेन टॉपिक की तरह, स्टेट्स ऑफ मैटर में।
स्टार्ट कर लेते हैं नया टॉपिक, गैस लॉज। गैस लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉज। इनसे भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन फिक्स होता है किसी भी एग्जाम में, गैस लॉज। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो गैसेस जो होते हैं वो ओबे करते हैं गैस लॉज को, सर्टन लॉज को, जिनका हमारा नाम है गैस लॉज। और ये जो गैस लॉज होते हैं ये बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट पे, मतलब एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बाद ये लॉज कुछ जनरलाइजेशंस आ गई जिनको हमें बाद में जिनका नाम पड़ा बाद में गैस लॉज। किसी भी गैस में किसी भी गैस, कोई भी गैस अगर आपके पास है उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स क्या क्या है? एक है प्रेशर, दूसरा वेरिएबल वॉल्यूम, तीसरा वेरिएबल टेम्परेचर। किसी भी गैस में, कोई भी गैस अगर आपके पास है उसमें ये 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, 3 वेरिएबल्स। जो गैस लॉज है उनमें क्या कर लेते हैं हम, मास को फिक्स करते हैं। मास को फिक्स का मतलब मास को कांस्टेंट लेते हैं, मास को कांस्टेंट लेते हैं। उसके बाद उस गैस में ये 3 वेरिएबल्स पॉसिबल है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपको करना क्या है, एक बार इन 3 वेरिएबल्स में से आपको एक को कांस्टेंट करना है, एक को क्या करना है, फिक्स करना है। किसी भी एक को कांस्टेंट कर लो और उसके बाद से सपोज मैंने टेम्परेचर को फिक्स किया, इसको मैंने फिक्स किया, फिक्स का मतलब कांस्टेंट। अब उसके बाद जब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया उसके बाद हम देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट है। सॉरी, तीन वेरिएबल्स में एक को क्या करते हैं, फिक्स। उसके बाद इन जो दो बाकी वेरिएबल्स बचे हैं इनमें से एक को वेरी करते हैं और बाद में देखते हैं, बाद में ये हम देखते हैं जिसको मैंने वेरी किया। अगर मैंने प्रेशर को वेरी किया, टेम्परेचर को मैंने फिक्स किया, कांस्टेंट किया, उसके बाद अगर मैंने प्रेशर को वेरी किया, प्रेशर को अगर मैंने चेंज किया, उसके बाद जो इसमें मैंने चेंज की है उसका क्या इफेक्ट रहा इस पे, थर्ड वेरिएबल पे। समझ आ रहा है क्या बोला? फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। देखो किसी भी गैस में अगर मैंने किसी भी गैस में तो उसका मास मैंने फिक्स किया, उसके बाद उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो 3 वेरिएबल्स हैं, एक को मैं फिक्स कर रहा हूं, इसको फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो, आपकी चॉइस है। अब मैंने टेम्परेचर को फिक्स किया, उसके बाद ये जो बाकी 2 वेरिएबल्स है, जो 2 वेरिएबल्स है उसमें से एक को चेंज कर लो। जो अब मैंने से सपोज मैंने टेम्परेचर को वेरी किया। अब जब मैंने इसको वेरी किया उसके बाद में इसमें जो मैंने चेंज की है उसका क्या इफेक्ट है थर्ड वेरिएबल पे, राइट? इसका क्या इफेक्ट, इसकी चेंज करने से इस पे क्या चेंज आएगी, इसका क्या हो सकता है? अगर मैंने इसको चेंज किया, क्या ये इंक्रीज होगा? चेंज का मतलब या तो बढ़ना या तो कम होना, या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना। अगर मैंने इसको चेंज किया तो इस पे क्या चेंज आ सकती है? क्या ये इंक्रीज होगा इसकी चेंज से, क्या ये डिक्रीज होगा इसकी चेंज करने से? ऐड कांस्टेंट थर्ड वेरिएबल। इसी के अकॉर्डिंग मतलब एक को फिक्स कर लो, 2 को वेरी कर लो, बाद में देखो थर्ड वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग आते हैं गैस लॉज। एक बार मैंने टेम्परेचर को फिक्स किया, इन 2 को वेरी किया तो आ गया एक गैस लॉ। दूसरी बार मैं वॉल्यूम को फिक्स करने जा रहा हूं और इनकी रिलेशन, इसको चेंज करने से इसका क्या इफेक्ट होगा, बन गया दूसरा गैस लॉ। तीसरी बार मैं इसको फिक्स कर रहा हूं और इसका क्या इफेक्ट है, इसकी चेंज पे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, या इसकी चेंज पे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, और आता है थर्ड लॉ। तो मतलब जो टोटल मिला के है गैस लॉज कितने हैं? 3 गैस लॉज, राइट? 3 गैस लॉज है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट गैस लॉ, स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट गैस लॉ। तो क्या बोला मैंने?
गैस लॉज, 3 गैस लॉज है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट गैस लॉ। इसको मैं रब करने जा रहा हूं। फर्स्ट गैस लॉ, जिसका नाम है, एक फेमस लॉ है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, वो बेसिक फंडा याद रखो, 3 वेरिएबल्स होते हैं। फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, 3 लॉज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्लियर? क्या बोला मैंने? एक को कांस्टेंट रखो, अब दूसरे को चेंज कर लो, उसके बाद देखो उसका क्या इफेक्ट है थर्ड वेरिएबल पे। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे जो गैस लॉज आते हैं वो 3 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। इस लॉ में हम क्या करते हैं? इस लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट, टी को कांस्टेंट करते हैं, फिक्स करते हैं। टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं, राइट? अब देखो इसका क्या मतलब है। ये दिया था, रॉबर्ट बॉयल था एक साइंटिस्ट, उसी ने ये लॉ दिया था। उसने क्या किया था? उसने टेम्परेचर को फिक्स किया था, उसके बाद वॉल्यूम को उसने चेंज किया। वॉल्यूम जब उसने चेंज किया, उसने देखा प्रेशर पे क्या चेंज आ रही है। समझ आ रहा? फिर से बोल रहा हूँ, रॉबर्ट बॉयल ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। मतलब से सपोज मैं इस कमरे में हूँ, इस रूम में हूँ, इस रूम पे क्या हर एक जगह तो टेम्परेचर सेम ही होगा। से सपोज रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर मैं इस कमरे में कोई गैस ले रहा हूँ, उस गैस का मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर चेंज कर रहा हूँ। प्रेशर चेंज करने से अब देखो वॉल्यूम पे क्या चेंज आ रही है। क्लियर? अब देखो इसने क्या बोला, पहले इसका स्टेटमेंट, उसके बाद इसका मैथमेटिक्स। स्टेटमेंट इसका, इस लॉ का स्टेटमेंट काफी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है इसका। दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट, क्या बोला मैंने? कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। ये है इसका स्टेटमेंट। क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होता है एक गिवन मास ऑफ गैस, ऐसे समझाऊंगा, समझ लेना, कोशिश कर लेना समझने की। देखो अगर मैं इस कमरे में ले रहा हूँ हाइड्रोजन गैस में ले रहा हूँ, इस कमरे में टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स्ड है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इस कमरे में हाइड्रोजन गैस का 1 लीटर ले रहा हूँ और उसके बाद उसका प्रेशर अपना फिक्स होगा, अब मैं उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। क्या? वॉल्यूम बढ़ाने से उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, वही होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे 3 टर्म्स, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो
वॉल्यूम होता है एक गिवन मास ऑफ गैस का, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके प्रेशर के। कॉमन सेंस भी है। अब देखो इतना वॉल्यूम पड़ा है, मान लो ऐसे वॉल्यूम, अगर मैं इसको कंप्रेस करने जा रहा हूँ, कंप्रेस का मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना। कंप्रेस का क्या मतलब है? प्रेशर को, से सपोज मेरे पास गैस इतने एरिया इतने वॉल्यूम में थे, अब मैं उसको कंप्रेस करने जा रहा हूँ, कंप्रेस करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो वही बताया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होता है गैस का, गिवन मास ऑफ गैस का, वो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके प्रेशर पे। यह इसका इस लॉ का ये स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। दैट इज, अगर मैं मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं इसको, दैट इज, आप ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस बनने वाले हैं। यहाँ पॉज कर लो वीडियो को और इसके बाद नोट डाउन करो। ये स्टेटमेंट इसका आता है एग्जाम में, 1-2 नंबर का क्वेश्चन, या 1 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट ये रहा, सॉरी, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट ये था, वॉल्यूम जो है एक गिवन मास ऑफ गैस का, वॉल्यूम जो है उसका वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कंडीशन है साथ में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका भी यही मतलब है। यहां देखो आप, इनवर्स का मतलब एक को बढ़ाओ, अगर आप एक को इंक्रीज करने जा रहे हो दूसरे को डिक्रीज होना ही है, राइट? अगर आप एक को इंक्रीज कर रहे हो दूसरे को डिक्रीज होना ही है। इसको देखो, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इनवर्स का मतलब है, अगर मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यही है इनवर्स रिलेशन। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने जा रहा हूं, एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ऐसे लिखूं, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V। ये है बॉयल्स लॉ। K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K डिपेंड करता है डिफरेंट गैस पे, मतलब नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। एक गैस का K की वैल्यू, हाइड्रोजन गैस का K का एक वैल्यू होगा। अब दूसरे नेचर का मैं गैस अगर ले रहा हूँ, जैसे कि हीलियम का K का वैल्यू अलग होगा। अगर मैं कोई और गैस ले रहा हूँ, नाइट्रोजन का K की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसी तरह P इक्वल टू K/V। K/V यह है बॉयल्स लॉ। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? अगर मैं ये वॉल्यूम यहां ले जाऊं, इनटू में जाएगा, क्या बनेगा? PV इक्वल K, यही आएगा। तो इसका मतलब K का K क्या, मैं अभी बोला मैंने K कांस्टेंट, तो क्या ये ऐसे लिखूं? PV इक्वल कांस्टेंट। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आता है बॉयल्स लॉ का, जो कि एक बार नीट में भी आया था। यही स्टेटमेंट अभी दिखा रहा हूं वो क्वेश्चन भी। यहां से एक और स्टेटमेंट आता है बॉयल्स लॉ का। क्या बोला? ये सारा खेल कहां पे चल रहा है? ये जो मैं लिख रहा हूं ये सारा खेल कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि बॉयल्स लॉ वर्क करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब देखो खुद ही बताओ आप, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये अनदर स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ का पॉसिबल है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट। अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, अब मैं लिख रहा हूँ
अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ, ये अनदर स्टेटमेंट है बॉयलर्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of a given mass of a gas is constant at constant temperature। ये है अनदर स्टेटमेंट बॉयलर्स लॉ का। क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, एक गिवन मास ऑफ गैस जो होता है उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट, इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोडक्ट किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट एक बार नीट में आया था। चलो क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, क्वेश्चन ये आया था यहीं पे। अगर बाद में डिस्कस कर लेंगे तो आप भूल जाओगे तब तक। देखो क्वेश्चन क्या था नीट का। हाँ ये था। अब मैं बोर्ड पे वो नहीं लिख रहा हूं, आप ऐसे ही याद रखो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है? हो रही है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, क्या मैंने लिखा वो ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, मतलब ये इसकी भी बात हो रही है और इसकी भी बात हो रही है। इन एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। अब नीचे 4 ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन बतानी, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या अभी तक मैंने रेशियो की बात की? नहीं, तो ये भी रॉन्ग। दूसरी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है? वो तो मैंने अभी तक बोला भी नहीं है, इसकी बात तो मैंने की ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। अब थर्ड स्टेटमेंट, प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर कांस्टेंट होता है? वो भी बात तो मैंने नहीं की अभी तक। अब लास्ट स्टेट, मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वही तो सही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या लिखा? वही लिखा साफ साफ। ये स्टेटमेंट चेक कर लो। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गिवन मास ऑफ गैस का जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है यही करेक्ट है, जो कि डायरेक्ट है स्टेटमेंट किसका? बॉयलर्स लॉ का स्टेटमेंट डायरेक्ट। तो यही आया था नीट में। तो आप ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे। या वीडियो को पॉज कर लो एक बार, उसके बाद नोट कर लो अपने आप। देखो अभी तक हमने ये किया बॉयलर्स लॉ का, पी वी इक्वल कांस्टेंट, जिसको मैंने के बोला, यही किया था हमने। अब अगर मेरे पास 2 गैसेस है,
दो गैस, मैं एक फेमस इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी काम की चीज़ है नीट और आईआईटी के लिए। अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, से गैस 1, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गैस 2, गैस 1 एंड गैस 2, इसके लिए आप बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? P1 V1 इक्वल कांस्टेंट होगी, सिंपल मैथमेटिक्स। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी बॉयल्स, ये इक्वेशन P2 V2 इक्वल कांस्टेंट, राइट, ये होगी। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इक्वेशन 2 इसको ले रहा हूं। अगर मैं कर लूं ऐसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, साफ साफ आपको नजर आ रहा है, किसी को भी समझ आएगा। देखो दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड तो सेम है, यहां पर भी कांस्टेंट के, यहां पर भी कांस्टेंट के, तो मतलब राइट हैंड साइड दोनों का तो सेम है, तो साफ साफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड P1 V1 इक्वल P2 V2, P1 V1 इक्वल P2 V2, ये तो आएगा। इस इक्वेशन को बोलते हैं बॉयल्स इक्वेशन, नोट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर क्लास 11th के एग्जाम में इसी पे प्रॉब्लम आई थी। P1 V1 इक्वल P2 V2, इसको बोलते हैं बॉयल्स इक्वेशन, बॉयल्स इक्वेशन। बॉयल्स इक्वेशन। अगर 3 गैसेस होंगे और गैस थर्ड लेते तब इक्वेशन क्या बनती? उसके लिए P3V3 इक्वल टू कांस्टेंट, और एक गैस लेते तब क्या बनेगी? P4V4 इक्वल टू, तो जनरल लिखेंगे ऐसे P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल P3V3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बॉयल्स इक्वेशन आप बना सकते हो। अगर और एक गैस होता तो इक्वल टू P4V4, क्योंकि ये भी कांस्टेंट के बराबर, ये भी, सारे किसके बराबर? सारे कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि ये भी P1V1 K के बराबर, P2V2 K के बराबर, P3V3 K के बराबर एंड सो ऑन, P4V4 K के बराबर। तो इस तरह से आप बॉयल्स इक्वेशन बना सकते हो। नोट कर लो ये चीज़ें, थोड़ा और आगे जाएंगे। बॉयल्स लाके एक दो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा क्या क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। इसमें आप हेडिंग ये डाल दीजिए अब, रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट, ये भी, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस। यहां से और एक स्टेटमेंट आ रहा है बॉयल्स लॉ का, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस। ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस। अभी हमने अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये किया था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप लोगों को याद होगा, जो आप ये जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th 8th 7th 6th, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, साइड में लिख रहा हूं, डेंसिटी बताइए किसके बराबर? मास बाय वॉल्यूम। सिंपल, किसी को भी मालूम होता है ये चीजें। अब यहां देखो,
डेंसिटी, अगर मैं ये ले रहा हूं, क्या डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है? यहां देखो ना, इनवर्स रिलेशन, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यही लिख रहा हूं वहां पे, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो, खुद कर लो कंपेयर। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मतलब ये जो पार्ट है इनका सेम, दोनों इक्वेशंस में ये पार्ट सेम है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नहीं डेंसिटी, सॉरी लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वही इनवर्सली 1/v किसके प्रोपोर्शनल, डी के, 1/v किसके प्रोपोर्शनल, पी के। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसका मतलब कहने का मतलब साफ साफ ये आ रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर आपको मैथमेटिकली समझ नहीं आया तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो, प्रेशर, इक्वेशन ये आ गई, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। आप डेंसिटी बढ़ाओ, नहीं आप प्रेशर बढ़ाओ, ऐसे मतलब गैस ऐसे है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम कम हुआ मतलब ये कम, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाओ, ऐसे प्रेशर का बढ़ाने का मतलब कंप्रेस करना, प्रेशर बढ़ाने का मतलब कंप्रेस करना गैस को, यहाँ से इस इतने वॉल्यूम में गैस था, अगर मैं अब कंप्रेस करने जा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ मतलब मालिक्यूल्स को मैं पास ला रहा हूँ, मालिक्यूल्स को मैं पास ला रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी तो इंक्रीज होगी। तो वही तो यहाँ पे आ गया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आता है बॉयलर्स लॉ का, क्या बोलोगे, एट, अपने आप लिख लेना आप, मैं बोल रहा हूं एट ये सारा खेल चल रहा है किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। क्या बोला, फिर से रिपीट, खुद लिख लेना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो गैस का, और उसका जो प्रेशर है वो उसकी डेंसिटी की प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक स्टेटमेंट और बॉयलर्स लॉ का, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, 2-3 मैंने बताए, और एक भी बताने जा रहा हूँ आगे अभी, वो क्या आएगा, तो ये है डायरेक्ट रिलेशन, वही ऊपर टॉपिक वही था, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस। क्या है अब इनकी रिलेशन, इसकी और इसकी रिलेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्ट रिलेशन है। देखो हमारे पास अब ये आ गया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करो इक्वलिटी में, तो क्या आएगा, KD, ये आएगी। फिर से वही कंपैरिजन में कर रहा हूं, अब कंपैरिजन, दो गैसों को कंपेयर कर रहा हूं, गैस 1 मान लो यहाँ पे गैस सेकंड, गैस 1। अब गैस 1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, P1 इक्वल टू KD1, ये आएगा, P1 इक्वल टू KD1। यहां पे सेकंड गैस के लिए P2 इक्वल टू KD2। K1 को मैंने K1 क्यों नहीं लिखा, यहां पे K को, सॉरी, KD2, यहाँ पे मैंने K को K1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने K को K2 क्यों, क्योंकि K, ये जो K और ये K है, ये कांस्टेंट, एक ही गैस की बात कर रहा हूँ, एक ही गैस, मतलब दो डिफरेंट कंडीशन पे, एक बार मैंने प्रेशर मान लिया P1, उस तब डेंसिटी D1, दूसरी बार मैंने प्रेशर मान लिया P2, तब डेंसिटी D2। अब कंपेयर कर लो फर्स्ट सेकंड, या डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आने वाला है, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। क्या? P1 इसका LHS P1 और LHS इसका P1 डिवाइड हो जाएगा P2 इक्वल टू K D1 अपान K D2। K से K कैंसल, तो खाली इक्वेशन क्या बन गई? P1 बाई P2 इक्वल टू D1 बाई D2, D1 बाई D2। ये नीट में एक बार इस तरह से आई थी, इक्वेशन इस तरह से आई थी। अभी दिखा रहा हूं। विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। मतलब नीचे 4 इक्वेशंस थी, इनमें से बताओ करेक्ट इक्वेशन कौन है। तो इस तरह लिख सकते हैं ना, P1 ये आई थी, D2 इक्वल टू P2 D1। यही आई थी नीट में एक बार। मतलब 4 इक्वेशंस नीचे थे, ऑप्शन 4, इनमें से बताओ करेक्ट इक्वेशन कौन है, कौन अकॉर्डिंग टू बॉयलेस लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयलेस लॉ ये इक्वेशन P1 D2 P2 D1। अब फंडा याद रखो ऐसे, प्रेशर 1 उसके साथ में डेंसिटी सेकंड मल्टीपल कर लो, प्रेशर सेकंड उसके साथ में मल्टीपल क्या आएगा, डेंसिटी फर्स्ट। तो P1 D2 इक्वल टू P2 D1। हर एक इक्वेशन आपको याद रखनी है। आगे न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं, तो अब आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए। तब आप बताओगे ये कहाँ से आ गई। हर एक इक्वेशन में डिराइव कर रहा हूँ, P1 D2 इक्वल टू P2 D1। तो इस तरह से। हाँ, और एक फॉर्म है लॉग फॉर्म इसकी, ये आप नोट डाउन कर लेना, या वीडियो को पॉज कर लो फिर नोट डाउन कर लो। अब बॉयलेस लॉ की लॉग फॉर्म बॉयलेस लॉ की लॉग फॉर्म, बॉयलेस लॉ की लॉग फॉर्म। देखो हमारे पास इक्वेशन ये थी, P इक्वल टू बॉयलेस इक्वेशन, K ये K इंटू 1/V ये इक्वेशन थी। अब यहां से देखो लॉग, taking log on both sides, taking logarithm on both sides, दोनों साइड log लेंगे, क्या इक्वेशन बनेगी, log P इक्वल log, ऐसे लिख सकते हैं ना, K बाई V। यहाँ पे बेस 10 होती है, यहाँ पर भी बेस 10। अब देखो log P इक्वल टू, ये बन गया log M बाई N। यहाँ मैं लिख रहा हूँ log M बाई N, वो बराबर होता है log M माइनस log N। log M बाई N किसके बराबर, log M माइनस log N, log M माइनस log N। तो यह आएगा log K माइनस log V, यह आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फिर log P, ये वाली ट्रांसपोज कर लो इधर, प्लस log V इक्वल log K। ये है बॉयलेस लॉ की लॉग फॉर्म। बॉयलेस लॉ की लॉग फॉर्म ये है, log P प्लस log V इक्वल log K के बराबर। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसके बाद ये इसका मैथमेटिकल पार्ट पूरा हुआ, बॉयलेस लॉ का मैथमेटिकल पार्ट पूरा हुआ। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के 2-3 ग्राफ्स जो आपको खुद समझ नहीं आएंगे वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, और इसके कुछ जनरल ग्राफ्स और कंसर्नड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए इतना